हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में। पृथ्वी की परिक्रमा यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो हमारी जो पृथ्वी है दो तरीकों से घूमती है यानी परिक्रमा करती है। पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। यानी घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में। तो जो पहला हमारा है घूर्णन यानी दैनिक यानी रोटेशन। जब कोई चीज़ एक जगह घूमती है उसको रोटेट करती है, उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेट वो करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पृथ्वी हमेशा अपने अक्षांश अपने अंश, ठीक है, अक्षांश पर पश्चिम से पूर्व लट्टू, ठीक है, लट्टू के समान घूमती रहती है। यानी अक्षांश ये है, ये जो इसका एक्सिस, ठीक, ये अक्षांश है ये। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो इधर पश्चिम से ऐसे पूरब की तरफ घूमती रहती है ऐसे। ये अपने अक्षांश पे यानी इस पे अपनी एक्सिस पे अक्षांश पे ऐसे ही घूमती रहती है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। जो ये रोटेशन है इसको दैनिक गति भी कहते हैं और इसी के घूमने के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, जो हमारा दिन और रात होता है इसी रोटेशन की वजह से होता है, दैनिक गति की वजह से होता है। जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्षांश पे ऐसे घूमती रहती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, जब घूमती है तब इसी के कारण दिन और रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, तो रोटेशन समझ में आ गया। अब देख लेते हैं परिक्रमण यानी वार्षिक गति यानी रिवोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमने के साथ साथ, ठीक, जब पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमने के साथ साथ सूरज के, जो हमारा सूरज है उसको चारों ओर भी घूमती है, उसका चारों ओर चक्कर लगाती है एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा, ठीक है, जो सूरज के चारों ओर घूमती है हमारे पृथ्वी, उसको भूकक्षा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी इस गति को परिक्रमण या फिर वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को जो परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। तो एक बार डायग्राम से फिर से देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्षांश पे, ठीक है, अपने एक्सिस पे ये इस तरह तो घूम भी रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इतना हमने देखा है, पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सूरज है, ये है सूरज। तो ये पृथ्वी अपने अक्षांश पे घूमने के साथ साथ ये तो ऐसे घूमती रहती है अपने अक्षांश पे, ठीक है, घूमती रहती है, लेकिन अपने अक्षांश पे घूमने के साथ साथ ये सूरज के चारों तरफ भी घूमती रहती है ऐसे। ठीक है, इसका भी, सूरज का भी चक्कर लगा रहती है। ये जो हमारा सूरज है उसका भी चक्कर लगा रही है, वो ऐसे घूम भी रही है, पूरे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और साथ ही साथ अपने अक्षांश पे भी घूम रही है ऐसे। ठीक है, और जब ये पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे जब घूमती है तब जाके हमारा 1 साल होता है। ठीक है, तब जाके हमारा 1 साल पूरा होता है और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं उपसौर, पेरिहेलियन। ठीक है, पेरिहेलियन उपसौर। अब ये उपसौर क्या होते हैं यानी पेरिहेलियन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक, जब हमारी पृथ्वी है
मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसको अभी थोड़ा बड़ा बना दें। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक। और ये पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो, और ये हमारा सूरज है। और ये अत्यधिक पास हो, मतलब एकदम पास हो ये सूरज से। जब पृथ्वी सूरज के एकदम पास होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, ठीक है, उसको हम उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूरज के एकदम पास हो, एकदम करीब हो, उसको उपसौर कहा जाता है। और ये आमतौर पर क्या, ये लगभग 3 जनवरी को ही होता है, ठीक है। पृथ्वी सूरज के पास आती है 3 जनवरी को। उसके आगे देखते हैं अपसौर, ठीक। अभी हमने उपसौर पढ़ा, अब अपसौर देख लेते हैं क्या होता है। अपसौर जब हमारी पृथ्वी, ये सूरज है, ठीक है, अब ये सूरज है, ये सूरज है, सूर्य है हमारा। अब पृथ्वी जब सूरज से अत्यधिक दूरी, ठीक है, ये है दूरी और ये है पास। जब पृथ्वी हमारी सूरज से ज़्यादा दूर होगी, अत्यधिक दूरी होगी, उसको हम अपसौर बोलेंगे, ठीक है। और उपसौर कब बोलेंगे, जब पृथ्वी सूरज से एकदम पास में हो। एकदम पास में जब पृथ्वी होगी सूरज से, उसको हम उपसौर बोलेंगे। और जब पृथ्वी सूरज से एकदम दूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, तो हम उसको अपसौर बोलेंगे, ठीक है। एक डायग्राम के जरिए हम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ये देख लीजिए, हमारा सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। और ये सूरज और हमारी पृथ्वी इधर है, ये है पृथ्वी, पृथ्वी एक इधर है और ये इधर भी है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है एकदम सूरज के एकदम पास में है, अत्यधिक पास, ठीक है, अत्यधिक पास में है। उसको हम क्या बोलेंगे, उपसौर, ठीक। जब पृथ्वी एकदम सूर्य के एकदम पास में हो, उसको अपसौर बोलेंगे। और जब पृथ्वी एकदम दूर में हो, अत्यधिक दूरी में हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, उसको हम अपसौर बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उपसौर और अपसौर आपको पता चल गया हो, समझ में आ गया हो। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा आता है अगला टॉपिक, ज्वार भाटा यानी टाइड्स। ज्वार भाटा हम सब ने देखा होगा, ये ज़्यादातर समुद्र में आते हैं ज्वार भाटा। वैसे तो छोटे छोटे तालाबों में भी आते हैं, ज्वार भाटा आता नहीं है, लेकिन हवाओं के कारण ऐसा होता है। छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनमें भी ज्वार टाइप में दिखता है हमें, किनारे किनारे पे देखा जाए तो दिख जाएगा। तो देख लेते हैं ज्वार और भाटा के बारे में, ये क्या होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण, ठीक है, जो हमारा चंद्रमा है और सूर्य है, उसके आकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र तल पे नियतकालीन उठने, ठीक है, जो पानी होता है समुद्र का, उसके नियतकालीन उठने और गिरने को ज्वार और भाटा कहा जाता है, ठीक है। जब हमारा पानी उठता है तो उसको ज्वार कहा जाता है, और जो ये पानी फिर गिर रहा है, ये इस गिरने को, उसको भाटा कहा जाता है, ठीक है। जब एकदम पास में आ जाता है, ये देखिए, ये इतने जमीन दिखाई दे रही है, ठीक, एकदम ये पानी जो है जमीन पे आ चुका है, इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वार बोलेंगे, ठीक। जो एकदम जमीन को टच कर गया होगा पानी, उसको ज्वार बोलते हैं। और भाटा यही पानी जब वापस जा रहा हो, जमीन छोड़ के वापस जाता है समुद्र में, उसको हम भाटा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। देखिए ये 2 तरह के हैं, ज्वार और भाटा। अब आगे देख लेते हैं कारण। अब कारण देख लेते हैं कि ज्वार और भाटा यानी टाइड्स किस कारण उत्पन्न होते हैं। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है।
ज़्यादातर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, पर कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ टाइड्स। कितने टाइप्स के टाइड्स होती हैं? तो दो तरह की हमारी टाइड्स होती हैं। एक होती है वृहद ज्वार, एक होता है निम्न ज्वार, यानी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। ठीक है, देखते हैं अब इनको संक्षिप्त में देख लेते हैं पूरे विस्तार से कि वृहद ज्वार और निम्न ज्वार क्या होते हैं। तो ये हमारा आ गया वृहद ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो देखते हैं स्प्रिंग टाइड क्या होती है। व्हेन द सन, ठीक है, व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ, जब सूरज, चंद्रमा और धरती, ठीक है, आर इन द स्ट्रेट लाइन, जब चंद्रमा, सूरज और धरती एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में जब ये हो गया, हमारा सन हो गया यानी सूरज हो गया, और ये हमारा चंद्रमा हो गया, और ये हमारी धरती हो गई, जब ये एक सीधी रेखा में तीनों आते हैं तब स्प्रिंग टाइड आती है। और स्प्रिंग टाइड क्या होती है? स्प्रिंग टाइड आती है लेकिन बहुत हाइट तक आती है। ठीक है, मतलब बहुत ऊंचाई तक आती है। When the sun, moon and the earth are in the straight line, the height of the tides will be higher। ठीक है, the height, उसकी जो हाइट होगी बहुत ऊंची होगी। ठीक है, जो टाइड्स आएगी, जो ज्वार भाटा आएगा वो बहुत ऊंचा उठेगा जब ये तीनों एक साथ होंगे, एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में होंगे। कौन कौन? सूरज, चंद्रमा और धरती। ठीक है, तो समझ में आ गया स्प्रिंग टाइड यानी वृहद ज्वार क्या होता है। इसको एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। देखिए, स्प्रिंग टाइड, ये हमारा सन है यानी सूर्य है, सूर्य, और ये हमारी अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक है, और ये हमारा मून हो गया यानी चांद। ठीक है, ये हो गया मून। अब ये देख लीजिए सूरज, ये भी मून है, ये न्यू मून है और ये फुल मून है। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए तीनों एक ही रेखा में है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सूरज हो गया, ये सूरज हो गया, ये धरती हो गई और ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, ये तीनों एक रेखा में है। तीनों एक रेखा में होने से क्या आता है? स्प्रिंग टाइड आती है। यानी ये जो हमारी स्प्रिंग टाइड है, ये इन तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होने के कारण स्प्रिंग टाइड आती है। ठीक है, और इस टाइम जो टाइड आएगी वो बहुत ऊंची आएगी। ठीक है, ऐसी टाइड आएगी। डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसी इतनी ऊंची ऊंची टाइड्स आएंगी। ठीक है, बहुत ऊंची लहरें आती हैं जो उनको कहा जाता है। फिर देख लेते हैं दूसरा, निम्न ज्वार। निम्न ज्वार यानी नीप टाइड। ठीक, देयर इज अ 7 day इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड। जो हमारी ये स्प्रिंग टाइड होती है, वृहद ज्वार होता है, और जो निम्न यानी नीप टाइड होती है। ठीक है, वृहद पहले आता है, जो स्प्रिंग टाइड जो पहले आती है उसके 7 दिन बाद हमारी नीप टाइड आती है। यानी वृहद और निम्न के बीच में 7 दिन का गैपिंग होता है। ठीक है, 7 दिन बाद निम्न यानी नीप टाइड आती है, वृहद ज्वार आने के 7 दिन बाद। ठीक है, और ये देख लेते हैं ये कब उत्पन्न होती है। निम्न टाइड यानी जो वृहद ज्वार जो है, सॉरी, जो निम्न ज्वार जो है वो कब उत्पन्न होता है? जब हमारा सन, ये सूरज है और ये धरती है और ये है चंद्रमा, ये जो स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल ये जो बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, आप देख लेते हैं ज्वार और भाटा के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। ठीक,
इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड, मतलब ज्वार और भाटा हमारे ज़रूरत क्यों आते हैं। देख लेते हैं, इसमें पहला पॉइंट है टाइड्स हेल्प्स इन नेविगेशन। ठीक, टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन, यानी नेविगेशन जो हमारा समुद्र की बात हो रही है, सी में जब हमारी जहाज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, शिप्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ज्वार और भाटा का बहुत महत्व होता है उसमें। ठीक है, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उनको नेविगेट करने पे एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट करने के लिए ज्वार और भाटा का बहुत महत्व होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है शिप्स कम्स इनटू द हार्बर, यानी ड्यूरिंग हाई टाइड्स, यानी शिप्स जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, शिप्स होती हैं, वो अपने हार्बर यहाँ पे यानी जहाँ पे वो खड़ी होती हैं, खड़ा किया जाता है, उनको हार्बर बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी समुद्र की जहाज़ें खड़ी की जाती हैं उनको हार्बर्स बोला जाता है। तो उनके हार्बर्स के जगह आने के लिए जो हाई टाइड होती है, बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं, उनका बहुत सपोर्ट होता है इसमें। उनके कारण ये बड़ी बड़ी शिप्स जो है अपने हार्बर में आती हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है लो टाइड्स आर यूज फॉर फिशर वॉक। ठीक है, फिशर वॉक यानी जो मछुआरे होते हैं उनको लो टाइड्स के द्वारा बहुत मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? टू गो आउट इनटू द ओपन सी। ठीक है, जब लो टाइड रहती है तब मछुआरे क्या करते हैं, उन खुले समुद्र में जाने के लिए उनको लो टाइड्स की ज़रूरत पड़ती है और लो टाइड से उनको मदद मिलती है खुले समुद्र में जाने के लिए, मछली मारने के लिए मछुआरों को। ठीक है, फॉर फिशिंग। ठीक है, दे कम टू लैंड। ठीक है, वो वापस आते हैं ज़मीन पे, और वो कैसे आते हैं? विद द इनकमिंग हाई टाइड्स। ठीक, विद द इनकमिंग हाई टाइड्स यानी जब लंबी लंबी लहरें आती हैं, लंबी टाइड्स आती है, उसके द्वारा उनको मदद मिलती है ज़मीन पे वापस आने में। ठीक है, जैसे जब लंबी लहरें आती हैं तब शिप्स के आती हैं, वापस आती हैं अपने हार्बर में। वो उसी तरह जो मछुआरों के जहाज़ें होती हैं वो भी हाई टाइड्स की वजह से वापस आती हैं, उनको वापस आने में ज़मीन पे मदद मिलती है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये यानी विद्युत, जो हमारी बिजली है, बिजली बनाने में भी ज्वार और भाटा का बहुत मदद मिलती है। ठीक है, हमारे इसीलिए तो डैम्स बनाए जाते हैं, यानी बांध जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। जो वहाँ पे बड़े बड़े मोटर पंखे लगा दिए जाते हैं, जब ये टाइड्स आती है, लहरें आती हैं, तो वो टकराती हैं पंखे से और उससे बिजली में कन्वर्ट किया जाता है और वो बिजली बनती है। ठीक है, फिर ये छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें से एग्जाम्स में भी पूछ लेता है कई बार, इसलिए ये नोट्स में मैंने डाल रखा है। इसमें पहला पॉइंट है ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। ठीक है, ज्वार प्रतिदिन हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार या फिर 2 बार आता है, प्रतिदिन 2 बार आता है। ठीक है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और तथा दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, एक तो चंद्रमा के आकर्षण से आता है और दूसरा कब आता है? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर। ठीक, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन। ठीक है, ये एक जगह है, साउथ हैम्पटन जो है ये दक्षिणी तट पर, एक इंग्लैंड के दक्षिणी तट पे एक जगह है। वहाँ पे जो है ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। हमने क्या पढ़ा? 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के जो दक्षिणी तट पर ये साउथ हैम्पटन जो जगह है, वहाँ पे क्या है? रोज ये प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये जगह साउथ हैम्पटन ये इंग्लैंड में पाई जाती है, वहाँ पे प्रतिदिन 4 बार आते हैं ज्वार। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपको इस टॉपिक पे दोबारा बताएंगे, दोबारा एक वीडियो, अच्छी वीडियो और बनाएंगे, कोशिश करेंगे
अगर ना समझ में आया हो तो। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई या फिर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको भी पता चले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। और अगर चैनल पे नए हैं, अगर हमारे चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने वाले हैं और आप जो टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।